नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं धर्मेंद्र कुमार सोनवानी आप सभी लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेकर उपस्थित हूँ जिसका नाम है ब्लड। मैं आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल डीके सर लेक्चर्स पे स्वागत करता हूँ। मैं आप सभी लोगों से निवेदन करता हूँ कि हमारे इस वीडियो को ज़रूरतमंदों तक शेयर करें। आप सभी लोगों को जैसे पता होगा, जब आप गिर जाते हैं या आप चोटिल हो जाते हैं, उस अवस्था में आपके शरीर से एक लाल कलर का द्रव्य स्रावित होता है जिसे हम आम बोलचाल की भाषा में ब्लड, रक्त या खून कहते हैं। इसी के बारे में हम आज पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देंगे। ब्लड जो होता है हमारे शरीर के भीतर बहने वाला एक लाल कलर का द्रव्य होता है। मेडिकल की कुछ बुक में इसके बारे में इस प्रकार से लिखा है, ब्लड इज ए लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। रक्त जो होता है तरल अवस्था में पाए जाने वाला कनेक्टिव टिश्यू होता है। कनेक्टिव टिश्यू ऐसे टिश्यू को बोला जाता है जो एक ऑर्गन को दूसरे ऑर्गन से जोड़ के रखते हैं। चूँकि हमारा ब्लड हमारे शरीर के भीतर हर ऑर्गन तक पहुंचता है, सर्कुलेट होता है और हर ऑर्गन को जोड़ के रखता है, इसलिए इसे हम कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। टिश्यू के बारे में मैंने पिछले क्लास में पहले ही सारे विवरण दे चुका हूं, तो अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। ब्लड के बारे में एक बात कही जाती है हमेशा कि ब्लड में जो खून में गर्मी होता है, ब्लड में गर्मी है, आपका ब्लड उछाल मार रहा है, तो बिल्कुल सही बात है। हमारे जो खून का तापमान होता है शरीर के तापमान से 1 डिग्री ज़्यादा होता है। हमारे शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है। चूँकि ब्लड का तापमान 1 डिग्री ज़्यादा होने की वजह से इसका तापमान 38 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर इसको फ़ारेनहाइट में हम देखें तो इसका तापमान होता है 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। ब्लड के बारे में एक कथित वाक्य बहुत ही प्रचलित है कि ब्लड जो होता है जीवन की नदी होता है तथा इसे जीवन का जल भी कहा जाता है या फिर फ्लूइड ऑफ द लाइफ भी कहा जाता है। इसके पीछे का रहस्य यह है कि ब्लड आपके शरीर के भीतर बहते रहता है, निरंतर बहते रहता है और हमेशा बहते रहेगा। जिस दिन यह नदी बंद हो गई बहना, उस दिन इंसान की मृत्यु हो जाती है और वह जीवित अवस्था में नहीं रहता। इसलिए इसे हम जिंदगी की नदी कहते हैं। ऐसा फ्लूइड जो हमारे जिंदगी जीने के लिए बहुत ज़रूरी है वह ब्लड है। अगर हम अपने शरीर से ब्लड को बाहर निकाल दें तो कोई भी जीव जंतु जिसके अंदर ब्लड बह रहा है, जैसे कि हम इंसान, वह जीवित अवस्था में नहीं रह पाएगा। इसलिए ये दोनों कथन बहुत ही अति सत्य साबित होते हैं। चलते हैं हमारे आगे के पॉइंट्स में। ब्लड के बारे में यह कहा जाता है कि एक नॉर्मल इंसान के अंदर 5 से 6 लीटर ब्लड प्रेजेंट होता है। वहीं बच्चे की बात करें तो 80 ml पर बॉडी वेट के हिसाब से, पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से बच्चों के अंदर ब्लड उपस्थित होता है। ब्लड के बारे में हम और भी जानकारी देंगे, जैसे कि ब्लड के भीतर कौन कौन से एलिमेंट्स या कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं, उनके वैल्यू क्या हैं। अगर आप जब ब्लड टेस्ट कराने जाते हैं अपने डॉक्टर के पास या पैथोलॉजिस्ट के पास, उसमें नॉर्मल वैल्यूज़ क्या क्या देखने को मिलते हैं। अगर नॉर्मल वैल्यूज़ में वेरिएशन आ गया तो आपके शरीर के भीतर कौन कौन से बीमारियाँ उपस्थित है या फिर कौन कौन से भविष्य में बीमारियां होने की संभावना है, इनके बारे में आप पहले से पता लगा सकते हैं। तथा कुछ बीमारियों की जांच करने के लिए आपका ब्लड सैंपल लिया जाता है, जो कि बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर आप कहीं भी या जब कभी भी बीमार पड़ें तो अपना ब्लड टेस्ट कराना ना भूलें, कारण कि एक ब्लड टेस्ट कराने से आपको बहुत सारी बीमारियों के बारे में जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से कंपोनेंट हैं जिसके कम या ज़्यादा होने से कौन कौन सी समस्याएँ हो जाती हैं। सबसे पहले आप स्क्रीन में यहाँ पे देख रहे होंगे कि ग्लूकोज हमारे ब्लड के भीतर 70 mg/dl से लेकर 110 mg/dl तक होता है, जो कि एक नॉर्मल रेंज माना जाता है। अगर ये 70 mg/dl से कम हो गया तो इस स्थिति को हम मेडिकल की भाषा में हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन कहते हैं, जिसे आप आम बोलचाल की भाषा में ऊर्जा की कमी कह सकते हैं। अगर यही चीज़ 160 से ज़्यादा हो जाए ब्लड के अंदर तो उस स्थिति को हम हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं। अगर यही कंटिन्यूस बना रहे तो उसे हम शुगर की बीमारी या फिर डायबिटीज़ कहते हैं।
जब भी आप ब्लड टेस्ट कराएं अपना शुगर चेक जरूर करें, तथा आप यह ध्यान दें कि आपका जो ब्लड शुगर है उसका नॉर्मल वैल्यू 70 से लेकर 140 तक रहे। अगर आप खाना खा के जाते हैं तो यह जो मात्रा है 110 से लेकर 140 तक बढ़ जाता है, कभी कभी 150 तक भी बढ़ जाता है, जो कि नॉर्मल ही माना जाता है। तो इस वैल्यू का आप ध्यान रखें। दूसरे कंपोनेंट के बारे में हम बात करेंगे, जैसे हमारे यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख रहे हैं क्रेटिनिन। चूँकि क्रेटिनिन जो होता है अमीनो एसिड के टूटने से बना हुआ एक तरह का वेस्ट प्रोडक्ट होता है और इसे बॉडी से बाहर करना बहुत ज़रूरी है। आप क्रेटिनिन का वैल्यू यहाँ पे देख सकते हैं 0.5 से लेकर 1.5 मिलीग्राम पर डीएल है। जब कभी क्रेटिनिन का वैल्यू बढ़ जाता है, 1.5 ग्राम से ज़्यादा हो जाता है या फिर 2 mg पर डीएल हो गया, उससे ज़्यादा हो गया, तो इस स्थिति में आपकी किडनी में कोई समस्या देखने को मिल सकती है। तो आप अपने डॉक्टर से इसके बारे में सलाह ले सकते हैं। दूसरा हम देखें यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल। जब आप खाना खाते हैं, ऐसे व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा लिपिड या फिर फैट अपने डाइट में इंक्लूड करते हैं, उनके लिए समस्या का कारण बन सकता है। फैट जो होता है 200 mg पर डीएल आपके ब्लड में प्रेजेंट होता है। अगर ये 300, 400, 500 इस तरह से बढ़ जाता है तो इसको हाइपरलिपिडीमिया की कंडीशन कहते हैं, जो कि बाद में आपके हृदयाघात, आपके आर्टरी और वेन्स के ब्लॉकेज का कारण बन सकता है। तो जल्द से जल्द अगर आपका वैल्यू ज़्यादा देखने को मिलता है ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का, तो आप अपने डॉक्टर से मिलें तथा आप लिपिड की जो डाइट है कम कर दें। अगर लिपिड की मात्रा ब्लड में कम हो गया, 200 mg पर डीएल से कम हो गया, तो उस स्थिति को हम हाइपोलिपिडीमिया कहते हैं। कभी कभी क्या होता है कि आप कुछ भी फैट नहीं लेने के वजह से आपके बॉडी में लिपिड की कमी हो जाती है। इस कमी की वजह से आपके बॉडी में चिकनाहटपन की कमी रह जाती है। आपकी कुछ ऑर्गन्स हैं जिसके चारों ओर कुशन फॉर्मेशन बना के आपका जो फैटी लेयर होता है उसकी कमी हो जाने की वजह से वो काम करना भी अच्छे से नहीं कर पाते हैं, काम करना बंद कर सकते हैं। तो कम भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। इस स्थिति को मेंटेन करने के लिए आप एक अच्छा डाइट प्लान बनाएं। चलते हैं दूसरे कंटेंट पे। दूसरा कंटेंट हमारे पास जैसे आप देख रहे हैं प्लाज्मा प्रोटीन। प्लाज्मा प्रोटीन में जहाँ तक आप ब्लड के भीतर देखेंगे या ब्लड की जांच कराएंगे तो आपको दो तरह के प्रोटीन देखने को मिलेंगे, जिसमें से एक एल्बुमिन और दूसरा आपका है ग्लोबुलिन। ये दोनों प्रोटीन आपके आर्टरीज और वेन्स को कोलैप्स होने से बचाकर रखते हैं। अगर कभी इनका वैल्यू नॉर्मल से ज़्यादा बढ़ जाए, उस स्थिति में यह पता लगाया जा सकता है कि शरीर में कहीं इन्फेक्शन हुआ है। अगर इनकी मात्रा कम हो गया तो आपके आर्टरी और वेन्स कोलैप्स होने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इनके जो नॉर्मल वैल्यू आप हमारे स्क्रीन में देख सकते हैं, जैसे कि एल्बुमिन का जो लेवल होता है 4.7 ग्राम पर डीएल, ग्लोबुलिन का जो लेवल होता है 2.3 ग्राम पर डीएल। तो ये एक नॉर्मल वैल्यू है जिसमें इसके ऊपर थोड़ा बहुत होने से कोई बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन हाँ ज़्यादा वेरिएशन आने की वजह से आपको समस्या का फेस करना पड़ सकता है। एक चीज़ इसमें आपको और भी टेस्ट कराएं, अगर आपका ब्लड के भीतर प्लाज्मा प्रोटीन बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है तो आप इस ESR टेस्ट भी जरूर कराएं। एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट यह हमेशा बढ़ा हुआ आया, इसका मतलब आपके ब्लड में या फिर कोई ऑर्गन में इन्फेक्शन बढ़ रहा है। चलिए चलते हैं हमारे दूसरे कंपोनेंट की तरफ। हमारा दूसरा कंपोनेंट है बिलिरुबिन, जो कि नॉर्मल रेंज है इसका 0.5 से लेकर 1.5 mg पर डीएल। दूसरा चलता है आयरन 50 से लेकर 150 mg पर डीएल। तीसरा हमारे पास है, एक बात आप ध्यान रखेंगे, 50 से लेकर 150 माइक्रोग्राम पर डीएल है, mg पर डीएल नहीं है, इसका आप ध्यान रखेंगे। कॉपर हमारे पास है 100 से लेकर 200 मिलीग्राम पर डीएल हमारे ब्लड में उपस्थित होता है। इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें। कैल्शियम ज़्यादा होने के कारण स्टोन फॉर्मेशन के चांसेस भी बढ़ सकते हैं, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। किडनी स्टोन, गॉल ब्लैडर स्टोन, बहुत सारे स्टोन जो होते हैं वो आपको परेशान कर सकते हैं अगर आपके अंदर आपके ब्लड में कैल्शियम का लेवल बढ़ा हुआ है तो। इवन बोन डिसऑर्डर्स भी आपको सस्पेक्ट हो सकते हैं। चलिए कैल्शियम का लेवल देखते हैं। 9 ग्राम से लेकर 11 मिलीग्राम
9 मिलीग्राम से लेकर 11 मिलीग्राम पर DL इसका नॉर्मल रेंज माना जाता है। वैसे ही सोडियम का 135 से लेकर 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर इसका नॉर्मल रेंज माना जाता है। उस तरह से आप पोटेशियम भी देखें, पोटेशियम का जो नॉर्मल वैल्यू है 3.5 से लेकर 5.10 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है। उसी तरह से क्लोराइड 97 से लेकर 107 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है। बाइकार्बोनेट की आप यहाँ पे वैल्यू देख सकते हैं 22 से लेकर 27 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। तो ये सारे जो नॉर्मल वैल्यू है मैंने आपको बता दिया है। ये आपके ब्लड में जब भी आप ब्लड टेस्ट कराते हैं इनका एक नॉर्मल वैल्यू आप ज़रूर देखें। अगर कहीं नॉर्मल वैल्यू से ज़्यादा अगर आपको देखने को मिलता है तो आप ज़रूर अपने डॉक्टर से जाके मिलें और उसके बारे में और जानकारी आप ले सकते हैं। चलिए चलते हैं, इसके बाद जो हमारा दूसरा प्रोग्रेस स्टेप है वो है हमारा आखिर ब्लड का काम क्या होता है, इसके बारे में हम जानकारी आपको देते हैं। ब्लड के कार्य बहुत सारे होते हैं, उनमें से ही एक जो जरूरी कार्य होता है वो है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाने की क्रिया। इस क्रिया के द्वारा ब्लड हमारे अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स को अलग अलग शरीर के अंग तक पहुंचाने का काम करता है। जैसे कि हमारे अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, जैसे आप खाना में खाते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स, ऑक्सीजन एंड वाटर। इस तरह की चीज़ें आप सांस लेके या फिर खाने के थ्रू आप इनटेक करते हैं। तो ये सारे मॉलिक्यूल डाइजेस्ट होके आपके ब्लड में एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। एब्जॉर्ब करने के बाद ब्लड इसको हर ऑर्गन के सेल तक ट्रांसपोर्ट करता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट काम होता है ब्लड का। अगर ब्लड ये ट्रांसपोर्टेशन बंद कर दे तो ऑर्गन्स को एनर्जी नहीं मिल पाएगी। ये जो रॉ मटेरियल है जो एनर्जी बनाने के लिए ज़रूरी है वो नहीं मिल पाएगी और एनर्जी नहीं बनेगी, जिस कारण आपके ऑर्गन अच्छे से काम नहीं करेंगे और लंबे समय तक अगर इसी परिस्थिति में रहे तो ऑर्गन फेलियर के भी चांसेस हो सकते हैं। चलिए एक एक करके देखते हैं कि कौन कौन सी चीज़ों का ट्रांसपोर्टेशन हमारा ब्लड हमारे शरीर के भीतर करता है। उनमें से है ब्लड ट्रांसपोर्टेशन के लिए गैसेस में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, दो तरह के मेन गैस होते हैं जिनका ट्रांसपोर्टेशन हमारा ब्लड शरीर के विभिन्न अंगों तक करता है। दूसरा हमारे पास है न्यूट्रिएंट्स, ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, आपके फैटी मॉलिक्यूल्स, मिनरल्स, विटामिन्स। ये सारे मॉलिक्यूल्स बहुत ही ज़रूरी चीज़ होते हैं जिसको शरीर के विभिन्न अंग तक पहुंचाने का काम हमारे ब्लड का ही होता है। तो ब्लड यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट है जीवन के लिए, इवन आपके बॉडी के लिए, आपको जिंदा रहने के लिए, हर चीज़ के लिए ब्लड का होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा हमारे पास है वेस्ट प्रोडक्ट का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। यूरिक एसिड, यूरिया, क्रेटिनिन, इस तरह के वेस्ट प्रोडक्ट हमारे बॉडी के भीतर बनते रहते हैं। तो इनका भी शरीर से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। तो इनको ट्रांसपोर्ट करके ब्लड किडनी तक पहुंचाता है और किडनी इनको यूरिनेशन के थ्रू शरीर से बाहर कर देता है। उन्हीं में से आप और हमारे पास देख सकते हैं हार्मोन्स। बहुत सारे हार्मोन्स हैं जो सीधे ब्लड में ही सीक्रेट कर दिए जाते हैं और एक पार्टिकुलर ऑर्गन तक उन्हें पहुंचाने का काम हमारा ब्लड ही करता है। इसके बाद हमारे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बॉडी के अंदर क्या होता है, हीट होता है। नॉर्मल टेम्परेचर अगर आप बॉडी का देखें तो वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन ब्लड का जो टेम्परेचर होता है 38 डिग्री सेल्सियस होता है, जिसके वजह से हमारा ब्लड जो है हमेशा एक मैक्सिमम वेस्कोसिटी मेंटेन करता है। अगर ब्लड बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाए तो वो जो कैपिलरीज होते हैं, छोटे छोटे कैपिलरीज तक आगे ब्लड सप्लाई नहीं हो पाएगा, क्योंकि ब्लड गाढ़ा हो जाने की वजह से आगे वो फोर्सफुली बह नहीं पाएगा, जिस वजह से एक पार्टिकुलर टिश्यू डैमेज, टिश्यू नेक्रोटाइज या सेल डेथ की कंडीशन देखने को मिल सकता है। तो इसलिए आपको कहा जाता है कि आप ज़्यादा ठंड में बाहर ना निकलें। ठंड के समय क्या होता है, अगर आप बाहर निकलते हैं तो ठंड में आपका ब्लड थोड़ा सा गाढ़ा हो जाता है, जिस वजह से आपको चेस्ट पेन की समस्याएं वगैरह आप बहुत ज़्यादा फेस कर सकते हैं। तो ठंड के समय में आप बाहर निकलने से बचें। अगर बाहर निकलते भी हैं तो आप गर्म कपड़े के साथ निकलें और अपना बॉडी गर्म रखें। चलिए इसके साथ हम दूसरा देखें, हमारे जो ब्लड है, ब्लड के अंदर एक
पिगमेंट पाया जाता है जिसे हम हीमोग्लोबिन कहते हैं, जिसके वजह से रक्त का जो कलर है लाल कलर का होता है। इसके अंदर आयरन के मॉलिक्यूल्स होते हैं, जिस वजह से ये आयरन मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन को अपने अंदर ले लेते हैं और बाइंड कर लेते हैं और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को सेल तक छोड़ के आते हैं। इस तरह से ये ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं ऑक्सीजन के लिए। तो ये एक बहुत ही बढ़िया मैकेनिज्म जो ब्लड के अंदर पाया जाता है, हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन बाइंड प्रोसेस। इसके बाद हम चलते हैं दूसरा फंक्शन। पहला फंक्शन हमने ट्रांसपोर्टेशन देख लिया, दूसरा हमारे पास है रेगुलेशन। ब्लड हमारे शरीर के अंदर है। आप बहुत सारे खाना खाते हैं जिसमें से कुछ चीज़ें तो आपके एसिड नेचर के होते हैं, कुछ आपके एल्कलाइन नेचर के होते हैं या फिर बेस नेचर के होते हैं। इन दोनों चीज़ों को मेंटेन करके आपका जो एसिड बेस बैलेंस है वो बैलेंस करके हमारा ब्लड ही रखता है। दूसरा हमारे पास है बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करके हमारा ब्लड ही रखता है। बहुत हेल्प करता है ब्लड बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने में, कारण कि एक डिग्री ज़्यादा टेम्परेचर मेंटेन कर रहा है ब्लड अपने आप में, उस वजह से यह सारे बॉडी भर में सर्कुलेट हो रहा है और इस सर्कुलेशन के कारण बॉडी के हर पार्ट में एक टेम्परेचर मेंटेन होता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं। इसके साथ ही जब भी आप फ्लूइड वाला पोर्शन पढ़ते हैं तो हमारे बॉडी में एक होता है जिसको हम बोलते हैं हीमोस्टेसिस, एक बैलेंस बना के रखना फ्लूइड का। अगर एकदम से बॉडी फ्लूइड हमारे शरीर से बाहर चले जाए तो हमको एकदम से हाइपोवोलेमिक शॉक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। इस स्थिति में ब्लड क्या करता है, अपने अंदर फ्लूइडी कंटेंट को रखने के कारण वो हीमोस्टेसिस मेंटेन करता है, फ्लूइड लेवल हमारे बॉडी में मेंटेन करके रखता है। जब भी वो डिसाइड करता है कि कितना वाटर आपके बॉडी से बाहर होना चाहिए यूरिनेशन के थ्रू और कितना नहीं होना चाहिए। इवन जब आप पानी पीते हैं तो भी वो क्या कर लिया जाता है, ब्लड में ब्लड वेसल्स द्वारा एब्जॉर्ब करके ब्लड मिक्स कर दिया जाता है। तो ये हीमोस्टेसिस मेंटेन करके रखता है। नेक्स्ट जो हमारे पास ब्लड का फंक्शन है प्रोटेक्शन का। जब कभी आप बैक्टीरिया के संपर्क में आते हैं, वायरस के संपर्क में आते हैं या फिर ऐसे फॉरेन बॉडीज के संपर्क में आते हैं जो आपको इन्फेक्शन फैला दे, इन सभी को मारने का काम WBC का होता है, वाइट ब्लड सेल का, जो ब्लड का एक कंपोनेंट है, एक तरह का सेल है जो ब्लड के भीतर प्रेजेंट होता है। यह वाइट ब्लड सेल क्या करते हैं, जब भी बॉडी के अंदर वायरस, बैक्टीरिया, इस तरह के फॉरेन बॉडी या माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंटर होते हैं, उस स्थिति में ये उनको जाके मार देते हैं। मारने के कारण आपको इन्फेक्शन नहीं होता है और आप इन्फेक्शन से बचे रहते हैं। तो प्रोटेक्शन का काम भी ब्लड आपको दे रहा है। अब इसके बाद बहुत सारे ऐसे और भी फंक्शन हैं जिसके कारण आपको एक सुरक्षा मिलता है। जैसे कि आपको चोट लग जाता है, चोट लगने की स्थिति में ऐसा नहीं होता कि पूरा ब्लड शरीर से बाहर चला गया। इसको बचाने के लिए ब्लड क्या करता है, ब्लड क्लॉटिंग करा देता है। ब्लड के अंदर फाइब्रिन, फाइब्रिनोजन, इस तरह के बहुत सारे क्लॉटिंग चीज़ें पाई जाती हैं जो क्या करता है, चोट लगने पे उस जगह पे एक प्लग फॉर्मेशन कर देता है, जिसके वजह से जो फ्लूइड है, इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड जो ब्लड है, वो ज़्यादा ब्लीड आउट होने से बचा लेता है और आपके अंदर एक फ्लूइड मेंटेन करके रखता है। तो इसे इमरजेंसी प्लग के नाम से भी जानता है। तो ब्लड इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इनसाइड द बॉडी। एक चीज़ आप हमेशा याद रखें कि आप कुछ भी खाते हैं उससे पहले यह ध्यान जरूर रखें कि आपका ब्लड उससे अफेक्ट होगा कि नहीं होगा, इस बात का जरूर ध्यान रखें। अगर आप ज़्यादा फैटी चीज़ खाते हैं, ब्लड का वेस्कोसिटी बढ़ेगा, ब्लड के वेसल्स में प्लग बन सकते हैं, ब्लड के अंदर थ्रोम्बस फॉर्मेशन हो सकता है, कहीं कहीं ब्लॉकेज आ सकता है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं, फैटी चीज़ों का इस्तेमाल कम करें, समोसे हो गया, तेली चीज़ें, इनसे अवॉइड करें। आप नेचुरल चीज़ें, वेजिटेबल चीज़ें, जूस वगैरह आप अच्छे से ले सकते हैं। ठंड के टाइम में अगर आप देखें तो लहसुन और अदरक, इन चीज़ों का इस्तेमाल आप ज़्यादा करें, कारण कि इन दोनों सब्जियों में लाइसिन नाम का एक सब्सटेंस पाया जाता है जो ब्लड को थिन करके रखता है। अब आपका ब्लड ठंड के टाइम में हल्का सा थिन होना बहुत ज़रूरी है ताकि वो बॉडी के हर टिश्यू तक सर्कुलेट हो सके। चलते हैं हमारे दूसरे टॉपिक ब्लड के बारे में। हमारा दूसरा जो मेन टॉपिक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, वो है कंपोनेंट ऑफ ब्लड्स। ब्लड के कंपोनेंट क्या है? ब्लड के अंदर जनरली दो तरह की चीज़ें आपको देखने को मिलेगा।
पहला एक तो लिक्विड पोर्शन और दूसरा सॉलिड पोर्शन। लिक्विड पोर्शन को हम बोलते हैं प्लाज्मा, जो कि 55% होता है। बाकी के जो सॉलिड सब्सटेंस है या फिर सेल पोर्शन है वो 45% होता है। तो इनके बारे में हम एक एक करके जानकारी ले लेते हैं और इनके बारे में हम स्टडी करते हैं। सबसे पहले एक बात हम करें, अगर आप कोई ब्लड आप टेस्ट ट्यूब में लेते हैं या कोई बर्तन में लेते हैं तो आप थोड़ी देर उसको ऐसे रख दें, 1 घंटे आधे घंटे के लिए, या फिर 10 मिनट 20 मिनट, ज़्यादा समय नहीं लेता। इसके बाद आप उसको ऑब्जर्व करेंगे कि कुछ उसका जो फ्लूइड पार्ट है, वाटरी पार्ट है, द्रव पार्ट है, वो अलग हो गया है और उसका जो सॉलिड पार्ट है वो अलग हो गया है। जब हम इस सॉलिड पार्ट का निरीक्षण करते हैं माइक्रोस्कोप के द्वारा तो आपको इसके अंदर अलग अलग चीज़ देखने को मिलता है। उनमें से एक चीज़ होता है रेड ब्लड सेल, जिसे आप हिंदी में लाल रक्त कणिकाएं कहते हैं। दूसरा होता है हमारे पास WBC, जिसे आप श्वेत रक्त कणिकाएं कहते हैं। तीसरा हमारे पास प्लेटलेट्स होते हैं। तो 3 तरह के सेल यहाँ पे हमको देखने को मिलते हैं। अगर वही आप वाटरी पोर्शन का आप एग्जामिन करें तो उसमें भी आपको बहुत सारे कंपोनेंट्स, बहुत सारे केमिकल्स, बहुत सारे एनायंस, कैटायंस और बहुत सारे हार्मोन्स आपको देखने को उसमें मिलेगा। इवन प्रोटीन्स भी आपको उसमें देखने को मिलेगा। तो एक एक करके इसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। जैसे कि हमारे यहाँ पे व्हाइट बोर्ड में आप देख रहे हैं, अगर आप पूरे बॉडी की बात करें तो 92% आपका टोटल बॉडी टिश्यू होता है और 8% आपका ब्लड होता है। इसी 8% में 55% आपका प्लाज्मा है और 45% सेल होते हैं। इन्हीं सेल में आते हैं हमारे रेड ब्लड सेल, जिनका नॉर्मल वैल्यू अगर आप देखें तो 4.8 से लेकर 5.4 मिलियन सेल पर क्यूबिक लीटर में प्रेजेंट होता है। वैसे अगर आप WBC को देखें तो 4000 से लेकर 11000 सेल पर क्यूबिक मिली लीटर में प्रेजेंट होता है। वैसे ही प्लेटलेट्स की बात करेंगे हम तो प्लेटलेट्स हमारे 1.5 लाख से लेकर 4.5 लाख सेल पर क्यूबिक मिलीलीटर होते हैं। तो इस तरह की नॉर्मल रेंज प्रेजेंट होते हैं। एक चीज़ मैं यहाँ पे आप लोगों को बता दूँ, अगर आपके रेड ब्लड सेल बढ़ जाएं तो उस स्थिति को हम बोलते हैं पॉलीसाइथीमिया। पॉलीसाइथीमिया में जनरली ब्लड के जो कंटेंट है, अमाउंट है, RBCs है, वो बढ़ जाते हैं और यह उस स्थिति में होता है जब आपको ब्लड कैंसर हो जाए। और दूसरा जो चीज़ होता है, अगर RBC काउंट कम हो जाए तो उस स्थिति को हम एनीमिया बोलते हैं, खून की कमी हो जाना। इसमें आपको RBC कम देखने को मिलेंगे, इवन इसमें आपको हीमोग्लोबिन की क्वांटिटी भी कम देखने को मिलेगा। वैसे ही अगर मैं बात करूं WBC की, WBC क्वांटिटी अगर तब बढ़ता है जब आपकी बॉडी में इन्फेक्शन हो। क्या है, बहुत ज़्यादा वायरस बैक्टीरिया आपके बॉडी में आ गए हैं तो उनको मारने के लिए बहुत ज़्यादा WBC भी चाहिए रहेंगे। तो इस परिस्थिति के हिसाब से WBC काउंट बढ़ जाता है। तो आप जब भी अपना ब्लड टेस्ट कराएं इन बातों का आप ध्यान रखें। प्लेटलेट्स जनरली डेंगू के टाइम में कम हो जाते हैं। डेंगू के समय प्लेटलेट्स काउंट बहुत कम हो जाता है, जिसके वजह से आपको ब्लीडिंग की समस्या हो सकती है। इस बात के भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए, इसके बाद हम आते हैं प्लाज्मा पोर्शन में क्या क्या इसमें प्रेजेंट होते हैं। प्लाज्मा पोर्शन में आप देख सकते हैं, पहला तो होता है प्रोटीन, जो कि 7% होता है। प्रोटीन में एल्बुमिन होता है, एल्बुमिन 54% होता है। ग्लोबुलिन जो होता है आपके 38% होता है। फाइब्रिनोजन प्रोटीन है 7% है और दूसरे प्रोटीन 1% होता है। उसी तरह से अदर सॉल्वेंट की बात करें, दूसरे सब्सटेंट जो हैं ब्लड में, प्लाज्मा में रहते हैं, कुछ तो गैसेस रहते हैं जिसमें से कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ये प्रेजेंट रहते हैं। कुछ न्यूट्रिएंट्स होता है, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, विटामिन्स ये सारे रहते हैं। कुछ वेस्ट प्रोडक्ट, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रेटिनिन ये सारे प्रेजेंट रहेंगे इसमें। हार्मोन्स और इलेक्ट्रोलाइट्स भी इसी में रहते हैं। तो ये पूरा प्लाज्मा पोर्शन में ये सारे सब्सटेंस आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद हम एक एक करके अगर हम और एलाबोरेट करें WBC को तो उसके अलग अलग टाइप्स आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि अगर हम बात करें न्यूट्रोफिल्स, न्यूट्रोफिल जो होता है 60 से 70% WBC होता है। इसमें आप देखेंगे तो
इसिनोफिल से आपको 2 से 4% मिल जाएंगे। मोनोसाइट 3 से 8% देखने को मिल जाएंगे। बेसोफिल से आपको 0 से लेकर 5.1 आपको देखने को मिल जाएंगे। 0.5 से लेकर 1% देखने को मिल जाएंगे। लिम्फोसाइट आपको 20 से 25% आपको लिम्फोसाइट आपको देखने को मिल जाएंगे WBC के अंतर्गत। अब लिम्फोसाइट में बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट ये भी सेल आते हैं। इनका सबका काम अलग अलग होता है। अब जहाँ तक देखा जाए तो ये सारे WBC का काम फाइटिंग अगेंस्ट पैथोजेंस, बैक्टीरियाज, वायरस एंड एनी माइक्रोब्स विच आर इंटर इनसाइड द ह्यूमन बॉडी। तो ये सारे चीज़ का काम हमारे WBC का। इसके बाद की जो हम स्टडी करेंगे, आगे चलते हैं और देखते हैं ब्लड के बारे में और क्या जानकारी हम दे पाते हैं।